नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मुंडका विधानसभा बाहरी जिला में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से हैं राकेश आनंद जी हैं। अभी हाल ही में ओबीसी मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं उत्तर पश्चिमी जिले से। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नवरात्र के उपलक्ष्य में आप सबसे पहले क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? आज से नवरात्र की शुरुआत हुई सर। नवरात्रि की शुरुआत मेरी बचपन से मैं देख रहा हूं और मनाता हूं, और इस बार के नवरात्रे जो हैं हर बार के नवरात्रों से बेटर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि माता रानी को हम पहले से भी याद करते हैं, परंतु आज माहौल ऐसा है कि हम खुल के जय माता दी बोलने में गर्व और सम्मानित महसूस करते हैं। जो कि पुराने समय में आज से 15 साल 20 साल पहले चले जाएं तो इसमें लोगों को एक दबाव महसूस होता था कि हम धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। आज हमें उस आस्था में बड़ा गर्व और सम्मान महसूस होता है। तो लोगों में आज जो एक जागरूकता है सर, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है आज जो लोग जागे हैं? सर देखिए, राजा जो होता है ना, राजा हमेशा डिसाइड करता है। किसी समय में मुग़ल बादशाह डिसाइड किया करते थे कौन सा धर्म चलेगा। उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो काम किया, फूट डालो शासन करो, वो उस वजह से भी धर्म अलग अलग टुकड़ों में बटा, अलग अलग जातियों में बटा। परंतु आज जो देश का राजा है, किसी को ये बुरा भी लग सकता है, राजा का मतलब थोड़ा विचार के हिसाब से चले कि राजा का मतलब देश को चलाने वाला, वो प्रतिनिधित्व करने वाला, वो संस्था जिसको संसद कहते हैं, उसके अंदर जो विचार आज निकलते हैं वो हर धर्म को सम्मान देते हैं, हर धर्म को सम्मान देते हैं, और जो एक राजा का फर्ज भी है। सर, अभी उत्तर पश्चिमी लोकसभा से हमारे सांसद प्रत्याशी चुन के आए हैं योगेंद्र चंदोलिया जी। क्या अपेक्षाएं रखते हैं सर जनता आने वाले समय में, क्या मांगे जनता की आगे? सर मैं पहले आपको बहुत बहुत एक छोटी सी बात के लिए मुबारक दूं कि आपने कहा प्रत्याशी चुन के आए हैं। सर प्रत्याशी तो आता है, चुन के सांसद आता है। मैं आपको यहाँ पर बधाई देता हूँ कि मेरी नज़र में योगेंद्र चंदोलिया जी प्रत्याशी ना होकर सांसद हैं, क्योंकि जब विपक्ष नाराज होगा तो मुझे गर्व है कि बिना नॉमिनेशन के हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि योगेंद्र चंदोलिया जी आज इस हमारे एरिया के सांसद हैं। सांसद आपने पहले घोषित कर दी सर? आपने सर मेरे घोषित करने से नहीं है, आप बाहर जाएं, बाहर समाज से मिलें, विभिन्न पार्टियों से मिलें, तो विभिन्न पार्टियां भी, दिल्ली का एक बादशाह है, मैंने पहले राजा बोला था, और दिल्ली में एक बादशाह के बारे में बताता हूं कि जिस बादशाह ने खुद टीवी चैनल पे बोला कि भाई अभी नहीं तो 2029 में देख लेंगे। तो आप देखें, अभी तक हमारी सीट यहाँ डिक्लेयर नहीं हुई है किसी भी पार्टी की, और हमारे यहाँ लगभग 78 डेज़ पहले डिक्लेयर कर दिया गया हमारा कैंडिडेट, तो आज तक कोई मुकाबले में नहीं है। अच्छा, और मांगे क्या आगे के लिए, मतलब सांसद जी से क्या उम्मीदें रखते हैं आगे? सर सांसद जी से सबसे बड़ी उम्मीद हम यही करते हैं कि जो डेवलपमेंट चल रहा है उसको इसी गति से चलते ही जाए और इस गति को रुकने नहीं दें। सांसद का यही काम है। छोटी बातें इसमें नहीं आती हैं कि हमारी नाली ख़राब है, गली ख़राब है, हमारी सड़क बना दें, इस टाइप के प्रॉब्लम्स सांसद के पास नहीं जाते हैं। हम लोग पुराने अपने सांसद से भी बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए काम किया वो सब सम्मान के लायक हैं। और सांसद का काम संसद के अंदर अपना हक रखना, अपने बारे में बताना होता है, और वो सब एक कलेक्टिव एक्शन होता है, इंडिविजुअली नहीं होता है। तो इस समय संसद के अंदर ऐसा माहौल है कि कोई भी अगर कैंडिडेट जाता है, और सबसे बड़ी भाग्यशाली हम ये हैं कि संगठन से एक आदमी जा रहा है। योगेंद्र चंदोलिया जी ने अपना पूरा जीवन इसमें दिया, उनके पिताजी ने भी अपना पूरा जीवन दिया, तो इसके साथ हम बहुत दिल से खुशी महसूस करते हैं कि कोई ऐसा कैंडिडेट हमारे पास नहीं आया है जिसको हम जानते नहीं हैं, या वो कैंडिडेट मुझे या मेरी जनता को नहीं जानता। अच्छा राकेश जी, आप जो राजनीति में कैसे आए और क्यों आए आप राजनीति में? सर देखिए, मैं बचपन में किसी समय में काम किया करता था जब मदन लाल खुराना जी थे। समय के हिसाब से जगह बदलने से भी कभी कभी राजनीति टच टूट जाता है, पर पिछले 20 साल से मैं इस एरिया में काफ़ी एक्टिव हूँ। सक्रिय राजनीति में नेता तो मैं अपने को नहीं कह सकता हूँ, पर सक्रिय कार्यकर्ता ज़रूर हूँ। पर सबसे बड़ी बात एक ही चीज़ लगी मुझे, आज भी वो चीज़ कटौती है। वो आपको इस रिपोर्टर पत्रकार के अलावा भी बुरा लगता होगा, जब एक राजा, फिर मैं वापस राजा पे जा रहा हूँ, जो देश का प्रतिनिधित्व करते थे, हमारे
बहुत अच्छे प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे टीवी के अंदर इसी तरह से भाषण देते हुए बोलते हैं कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुस्लिम का है। सर कहीं से भी अगर ये बात मुझे समझा दिया जाए तो मैं राजनीति कभी भी नहीं करूँगा। सर मेरा भी हक है, आपका भी हक है, एक बौद्ध का भी हक है, एक जैन का भी उतना ही हक है जितना एक सिख का है, उतना ही एक हिंदू का है। सर जैसे इस बार जो चल रहा है नारा मोदी जी के 400 के पार, सर जनता पूछ रही है सर मोदी जी ने ऐसा क्या किए जो दिल्ली में जो संसाधनों की जो इतनी लगातार कमी है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, सर इससे लोग परेशान हैं आज। सर बात मुद्दे की होगी, पहले मैं 400 पार वाले नारे की बात करता हूँ। सर 400 पार का वो नारा नहीं है, मैं एक छोटा सा नारा किसे कहते हैं मैं वो बताता हूँ आपको। अब आप अगर मेरे को मालूम है कैमरा चल रहा है, आप हंस नहीं पाएंगे, परंतु जब मैं बहुत छोटा था तो एक नारा बोला जाता था, गरीबी हटाओ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, नेहरू जी का ज़माना था, मैं शायद पैदा हुआ था नहीं हुआ था, छोड़ दें इस बात को। उसके बाद मेरी बहुत अच्छी तरह से यादाश्त में हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। विपक्ष में अगर कोई लीडर था तो इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने भी एक नारा दिया, गरीबी हटाओ। उनके सुपुत्र हुए, बहुत काबिल आदमी थे, अच्छे पायलट थे, तो शायद वो पायलट होते तो आज बहुत ऊपर होते, और हमारी देश की बदकिस्मती है कि वो ज़्यादा ऊपर चले गए, परंतु उन्होंने भी वो नारा दोहराया। और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने भी गरीबी हटाने की खूब कोशिश की, और अब राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं मौका लेने के लिए, पर मुझे मालूम है ऊपर वाला हमारे साथ है कि राहुल गांधी जी को कभी भी मौका नहीं मिलेगा गरीबी देश का हटाने का, कि उसके पूर्वजों ने जो हटानी थी वो हटा ली। सर नारा, वापस में शब्दों पे आऊँ तो नारा उसको कहते हैं जो पूरा हो, वादा होता है। प्रधानमंत्री अगर कोई नारा देता है तो उसके अंदर एक वादा छुपा होता है, उस वादे के अंदर देश की जनता जुड़ी हुई होती है कि गरीबी हटाओ। तो सर गरीबी अगर आज तक नहीं हटी है तो 2014 के बाद अगर देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के अंदर अगर 15 नंबर से आज 5वें नंबर पे है, और सबसे सम्मान योग्य बात आप और मेरे लिए सभी जनता के लिए है कि ब्रिटेन जिसने हम पे राज किया आज वो हमसे पीछे है, तो हम अर्थव्यवस्था की बात ना ही करें तो बेहतर है, गरीबी की बात ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि अगर देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के लेवल के ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है गरीबी दूर हो रही है। सर महंगाई भी लगातार आप देख रहे हैं सर देखिए मैं बताता हूँ आपको, क्राइम जो बढ़ रहा है इसका मेन वजह क्या है सर? बिल्कुल, पहले एक बात आपकी पूरी करूं। अमेरिका के अंदर एक बर्गर खरीदते हैं तो सभी लोगों को मालूम है 10, 20, 25 रुपये का नहीं आएगा। यहाँ 10, 20, 25 रुपये से ऊपर जितना हमारे पास पैसा है हम उतने का बर्गर ले सकते हैं, पर वहाँ 10, 20 रुपये का बर्गर नहीं आता। तो सर महंगाई अमेरिका में है या इंडिया में है? पहली बात तो अगर अमेरिका में इस महंगाई के बाद भी दुनिया की सबसे टॉप डेवलप कंट्रीज़ में उसका नाम आता है, तो सर गरीबी का मतलब एक नारे में आप सोचें कि सब गरीब हैं। सर मेरे पास एक कार है, छोटी सी कार है 10-12 लाख रुपए की, मैं सामने वाले की मर्सिडीज देखता हूँ तो मैं गरीब महसूस करता हूँ। ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि देश की जनसंख्या, आपकी दूसरी बातों का जवाब दे रहा हूँ कि देश की जनसंख्या का प्रॉब्लम इतना बड़ा बन चुका है जो कि कभी भी गरीबी को जड़ से नहीं काट सकता है, तो धीरे धीरे उसमें समय लगेगा। 2014 के बाद जो भाई साइकिल पे थे वो स्कूटर पे आए हैं, स्कूटर वाले कार पे आए हैं। आपने मैंने कभी ये सोचा करते थे कि लग्जरी होती है जहाज़ पर जाना, पर आज कोई खुशी या दुख का काम हो और हमें जल्दी से बॉम्बे भोपाल जाना हो तो हम बाय एयर जा सकते हैं। तो सर महंगाई मुझे दिखती भी है बहुत पास से और बहुत दूर तक दिखती भी नहीं है। बाकी रही बात आपकी क्राइम की, तो सर वो बादशाह और राजा की बात पे वापस जाऊं कि दिल्ली का जो बादशाह है वो प्रमोट करता है अगर इन चीज़ों को। मैं किसी धर्म के बारे में बात नहीं करना चाहता, पर देखिए सड़कों के ऊपर अगर जाम लगता है, सड़कों के ऊपर रास्ते में रोक के अगर धार्मिक आयोजन रोज किए जाते हैं, सर साल में एक बार ईद आती है मैं बहुत खुशी से मना सकता हूं, और साल में एक बार दिवाली आती है तो मैं ये खुशी से मनाना चाहिए। परंतु हर हफ्ते हर रोज़ अगर सड़कों को धार्मिक कार्यों के लिए अगर जाम करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर
पूरा दिल्ली के अंदर जो कंट्रोल है, एक यहाँ का बेसिक सिस्टम है, पर पहले से बहुत डेवलप है। मैं देखा करता था मोटरसाइकिल में पुलिस वाले आया करते थे, फिर दिल्ली में जिप्सी शुरू हुई और आज इनोवा गाड़ी, एक लग्जरी गाड़ी के अंदर पुलिस वाले चलते हैं। तो सर, कानून व्यवस्था बनाना जनता का भी काम है, पुलिस का भी काम है। पुलिस में भी मेरी जैसे लोग, आप जैसे लोग हैं, उसमें अच्छे भी हैं, गलत भी हैं, करप्ट भी हो सकते हैं, ये रीज़न तो रहेंगे। अच्छा, और क्या अपील देना चाहते हैं लास्ट में कुछ जनता ने? सर, अपील नहीं, मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 400 पार तो होगा ही, मोदी 400 पार तो होगा ही। हमें इस जनता में देखना है कि हम उसमें क्या योगदान दे सकते हैं। हमारा योगदान कहाँ से है? एक मजाक उड़ा करता था, राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। सर, वो भी बात ख़त्म हो गई। 370 धारा हटेगी तो देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। ये सब बातें ख़त्म हो चुकी। सर, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को देखें सर, आज पाकिस्तान कहाँ पर है। मैं अच्छी उम्र में के लोगों को, 40 साल के लोगों को भी बताता हूँ कि जब बस में बैठा करते थे और उसमें देखा करते थे, बोर्ड लगा होता था, पहले सीट के नीचे झांकें, अगर कोई बम है तो 100 नंबर पर फ़ोन करें। कितनी दहशत थी सर। तो कहाँ से प्रॉब्लम है? इन सब चीज़ों को याद रखें, अपने धर्म के प्रति सजग रहें, जो भी जिस धर्म में है उसमें सजग रहें। आपका राजा आपके साथ है और हम कहीं भी व्यवस्था में, व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में, दोनों में पीछे नहीं हैं। यहाँ से सड़क से पहले जाया करते थे जयपुर, पूरे हिंदुस्तान में एक मशहूर हुआ करती थी दिल्ली जयपुर रोड। आज दिल्ली जयपुर रोड को कोई नहीं पूछता सर। आज दिल्ली बॉम्बे की बात होती है। आप गियर डालें 5वां, ब्रेक करने की जरूरत नहीं, पेट्रोल डीजल बढ़ाएं और सीधा बॉम्बे। ये सपने जैसी बातें थी। चांद पर पहुंचना, ये सपने जैसी बातें थी। 370 भी छोटे सपने थे और राम मंदिर तो हमारा दिल का सपना था, जो हमारे पूर्वजों ने देखा, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं अपने जीवन में उसको साकार होते हुए देखा। तो ये हमारी सीधी बात राकेश आनंद जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।